नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। एनडीटीवी को नए हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस मिले हैं। ये नए हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस जो हैं उनसे ये पता चलता है कि पाकिस्तान के मुरीद हवाई बेस में अच्छा खासा नुकसान हुआ है। हम आपको दिखा रहे हैं दो तस्वीरें। ये जो सैटेलाइट इमेजेस हैं जो नई हैं और इनको जारी किया गया, जो एनडीटीवी को मिली है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये दो तस्वीरें हैं 10 मई की मुरीद एयरबेस की तस्वीर है, जिसमें साफ पता चल रहा है कि इस एयरबेस की छत तबाह हो गई है। पाकिस्तान वायुसेना की अंडरग्राउंड फैसिलिटी में 30 मीटर का बड़ा गड्ढा बना है। इसके अलावा जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी कि यूएवी के जो हैंगर हैं उससे लगे छत पर बने स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि नुकसान कहां कहां पर हुआ। छत का एक हिस्सा भीतर से टूटा है। इमारत के ऊपर के हिस्से को भी इससे नुकसान पहुंचा हो सकता है। कई जगहों पर जो फेंस है वो टूटी हुई है। तो ये जो इमेजेस हैं सैटेलाइट इमेजेस, वो नई सैटेलाइट इमेजेस हैं जो एनडीटीवी को मिली हैं और ये हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस हैं, जिससे ये साफ हो रहा है कि मुरीद हवाई बेस को पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं उसमें वो सब जगहें इसमें मार्क की हुई हैं कि कहां कहां पर नुकसान पहुंचा है। इसमें ये साफ पता चल रहा है कि ज़मीन से ढकी हुई जो भूमिगत जगह है वो टूटी है, जो जहां पर एंट्रेंस है वो टूटा है। एंट्रेंस के अलावा जो छत है और इसके अलावा फेंस है, उन सब जगहों पर नुकसान हुआ है। ये सारी जगहें मुरीद हवाई बेस पे मार्क की हुई हैं जिसमें काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और ये नई तस्वीरें हैं एनडीटीवी के पास। हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज है जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था 10 मई को, उस दिन किस तरह का नुकसान पहुंचा है, इसकी ये नई तस्वीर और नए सबूत सामने आए हैं। डिफेंस सेक्टर में भारत ने बड़ा कदम उठाया है। मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एमका कार्यक्रम के एग्जीक्यूशन मॉडल को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत अपना स्वदेशी 5th जनरेशन एडवांस्ड फाइटर जेट विकसित करेगा। एमका विमानों को तैयार करने का जिम्मा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के पास है। निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी के लिए जल्द ही निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से बोली आमंत्रित की जाएगी। और अब आपको बताते हैं कि 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की खासियत क्या है, क्या होता है 5th जनरेशन फाइटर। तो 5th जनरेशन फाइटर्स स्टेल्थ टेक्निक से लैस आधुनिक लड़ाकू विमान हैं। सुपर क्रूज उड़ान की क्षमता है 5th जनरेशन फाइटर में और रडार से बचने में ये सक्षम होते हैं, यानी कि रडार की पकड़ में नहीं आते हैं 5th जनरेशन फाइटर। पहले से बेहतर सेंसर सुविधाएं होती हैं जो कि सटीक हमले में मदद करते हैं। 5वीं पीढ़ी के फाइटर की ये है खासियत। तो 5वीं पीढ़ी के फाइटर्स की तो खासियत हमने आपको बताई। अब आपको ये बताते हैं कि दुनिया में कौन कौन से वो देश हैं जिनके अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर हैं। अमेरिका के पास F-22 रैप्टर, F-35 फाइटर हैं। ये 5th जनरेशन फाइटर हैं, F-22 रैप्टर और F-35। रूस के पास Su-57 5वीं पीढ़ी का एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है। चीन के पास J-20 और J-35 फाइटर हैं। तुर्की ने अपना कान फाइटर बनाने का दावा किया है। जो तुर्की का कहना है कि 5th जनरेशन फाइटर है। उधर दक्षिण कोरिया में KAI के F-21 का निर्माण जारी है, अभी बना नहीं है लेकिन दक्षिण कोरिया इसे बना रहा है। भारत में जल्द निर्माण शुरू होगा AMCA का। तो भारत जो 5th जनरेशन फाइटर्स डेवलप कर रहा है, जिस पर काम शुरू हो रहा है, इस पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव रंजन। भारत के पास अब जल्द ही 5वीं पीढ़ी के अपने बनाए लड़ाकू विमान होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने
एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका 5वीं पीढ़ी के पहले स्वदेशी जेट मॉडल को मंजूरी दे दी है। भारत ने स्वदेशी तकनीकों के सहारे विकसित किए जाने वाले एमका विमानों को तैयार करने का जिम्मा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडीए को सौंपा है। खास बात यह है कि इन लड़ाकू विमानों के निर्माण के क्षेत्र में निजी कंपनियों को भी आमंत्रित किया गया है। जल्द ही एडीए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी कर निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से बोली आमंत्रित करेगा। इसका मतलब यह है कि सरकार अब 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के उत्पादन में तेज रफ्तार चाहती है। भारत के इस 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की अगर बात करें तो इस साल बेंगलुरु में हुए एयर शो में एमका का पहला फुल साइज मॉडल दिखाया गया। इसकी रफ्तार करीब 2500 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह विमान सिंगल सीटर और डबल इंजन वाला है। इसका वजन 25 टन है। यह मल्टी रोल तो है ही, साथ ही अटैक के साथ साथ डिफेंस भी कर सकता है। यह विमान स्टेल्थ तकनीक से बना होगा, जिसे दुश्मन के रडार पकड़ नहीं पाएंगे। यह विमान 10 घंटे तक उड़ान लगातार भर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह विमान भारतीय वायुसेना की जरूरतों के हिसाब से तैयार हो रहा है। इसमें 11 हार्ड पॉइंट बने हैं, यानी 11 तरह के हथियार इसमें लगाए जा सकते हैं। इसमें ज्यादातर वेपन अंदर होते हैं जो बाहर से दिखाई नहीं पड़ते। एमका की पहली उड़ान 2028 में होने की उम्मीद है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 2034 में भारतीय वायुसेना का अपना 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएगा। फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान रफाल है, जो 4.5 पीढ़ी का है। दुनिया में अभी अमेरिका, रूस और चीनी हैं जो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बना रहे हैं। अब भारत का लक्ष्य है एमका के विकास में तेजी आए, क्योंकि चीन पहले ही 2 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू एयरक्राफ्ट तैयार कर चुका है। इनमें से वह 5वीं पीढ़ी का 40 J-35 लड़ाकू विमान पाकिस्तान को देने जा रहा है। वैसे पाकिस्तानी वायुसेना पहले ही चीन की JF-17 और J-10 फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रही है। चीन तो अब 6वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान J-36 पर काम कर रहा है। वहीं अमेरिका के पास 2 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं, F-35 और F-22। वहीं रूस के पास Su-57 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। भारत अगर अमेरिका या रूस से 5वीं पीढ़ी का कोई एयरक्राफ्ट लेने का फैसला करता है तो वह भारत को मिलने में कम से कम 7 से 10 साल लग ही जाएंगे। भारत के लिए असली चिंता वाली बात तब होगी जब चीन पाकिस्तान को 5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट देगा। ऐसे में देखना दिलचस्प यह होगा कि भारत अपनी तात्कालिक जरूरतों को कैसे पूरा करता है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया कि एयर पावर के बूते कैसे पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया जाता है। तो भारत के सामने ये चुनौती है जिससे भारत जिसका सामना करने की कोशिश कर रहा है और अपने 5th जनरेशन फाइटर को डेवलप करने का काम शुरू कर रहा है। आगे बढ़ते हैं दूसरी खबरों पर। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की उत्पादन इकाइयों को अपने राज्य में भी स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है, जिसे लेकर कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बीच खींचतान शुरू हो गई है। कर्नाटका सरकार को लग रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मैन्युफैक्चरिंग बेस राज्य के एरोस्पेस सेक्टर से जुड़ा हुआ है, जिसे कहीं और नहीं ले जाया जा सकता। वहीं आंध्र प्रदेश सरकार कह रही है कि वो HAL की किसी मौजूदा सुविधा को स्थानांतरित करने के लिए नहीं कह रही है, बल्कि इसके विस्तार की बात कर रही है। HAL लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस परियोजना में देरी का सामना कर रही है, लेकिन कर्नाटका सरकार जो है इसे लेकर काफ़ी सख्त हो रही है। जो रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश ने अपनी ज़मीन ऑफर की है HAL को रीलोकेट करने के लिए। इसको लेकर आंध्र प्रदेश की जो पेशकश है उस पर कर्नाटका भड़क चुका है। कहा है कि HAL हमारा गौरव है, इसे कहीं और ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको बताते हैं कि HAL को लेकर दोनों राज्यों का क्या कहना है। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस भी बनाता है। कर्नाटका सरकार का कहना है कि HAL का घर कर्नाटका है।
वहीं आंध्र सरकार कह रही है कि हमारा फोकस इसके विस्तार पर है, इसे हम एक्सपैंड कर रहे हैं, ध्यान भटकाने पर नहीं है। सिद्धरामैया सरकार ये कह रही है कि HAL को कहीं और शिफ्ट नहीं होने देंगे, जबकि आंध्रा का कहना है कि विस्तार के लिए 10,000 एकड़ की पेशकश की गई है। कर्नाटका का मानना है कि बेंगलुरु भारत के एरोस्पेस सेक्टर का केंद्र है। आंध्र सरकार कह रही है कि इतनी जमीन ऑफर करना कर्नाटका के लिए मुश्किल है। कर्नाटक सरकार क्या कह रही है कि राज्य की संपत्ति की हिफाजत के लिए कुछ भी करेंगे, जबकि आंध्र कह रहा है कि कर्नाटका के मंत्री ने भी कहा है कि नई यूनिट के लिए चंद्रबाबू नायडू का दावा गलत नहीं है। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ओमर अब्दुल्ला गुलमर्ग में बैठक कर रहे हैं अपने कैबिनेट कॉलीग्स के साथ। गुलमर्ग के व्यापारियों से भी ओमर अब्दुल्ला ने मुलाकात की है। सीएम ओमर अब्दुल्ला ने कहा है कि गुलमर्ग में दोबारा टूरिज्म शुरू होगा। सीएम ओमर अब्दुल्ला ने कल पहलगाम में बैठक की थी, वहां पर वो बेताब वैली में गए थे, जो उस जगह से बाइसरन से सिर्फ कुछ ही किलोमीटर दूर है और पर्यटक का बड़ा केंद्र है। वहां से उन्होंने अपनी तस्वीरें भी ट्वीट की थी। हम पहलगाम में बाइसरन में एक मेमोरियल कायम करेंगे उन 26 लोगों के लिए एक यादगार के तौर पे, ताकि वैसे हम लोग तो कभी भूलेंगे नहीं, लेकिन इंसानी फितरत है, याददाश्त जो है वो बदल जाती है। तो आज जो कैबिनेट मीटिंग मैंने पहलगाम में बुलाई थी कुछ घंटे पहले, उस कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि PWD डिपार्टमेंट को ऑथराइज किया हुआ है कि फौरी तौर वो इन प्रिंसिपल अप्रूवल जो है इस मेमोरियल के लिए दें। हम अब इसके लिए कुछ लोगों से अब सजेशंस मांगेंगे कि किस तरह का होना चाहिए,